अपने अपने भगवान जी को याद करो, अपने अपने भगवान जी को याद कर लो। आज जीएसटी की हमारी प्रथम क्लास है, इसके लिए 3 मिनट आपको एक इंट्रोडक्शन सुनना चाहिए कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। ऑलमोस्ट समझ लो ये महीना जो हम लोग 30-35 दिन अभी पढ़ेंगे, उस 30-35 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि क्या आप एक पूरी फील्ड जो ओपन है उसमें आप एक्सपर्टाइज हो या नहीं हो। सिर्फ ये 30-35 दिन डिसाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स इस एटीट्यूड से आते हैं कि जीएसटी सर कितने मार्क्स का है, 40 नंबर का है कि 100 नंबर का है। तो हम लोगों को बोलते हैं भाई 40 है कि 50 है कि 100 है कि कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का नहीं आता है, किस विषय पे बात कर रहा है। आज की डेट में 80% चार्टर्ड अकाउंटेंट इस उम्मीद में भीतर बैठे हैं कि कोई इस क्लास में आके बैठ जाऊं और मेरा काम हो जाए। वो बेचारे बैठ नहीं पाते क्योंकि दो प्रॉब्लम है, तो इज्जत और दूसरा समय। इज्जत का तो सोल्यूशन है, घर में पेन ड्राइव ले लो, बट समय। और यदि उनको ये मालूम पड़ जाए ना, जो मुझे मालूम है कि मैं अभी 30 क्लास उन्हें दूंगा और उनका जीएसटी मेरे जैसा हो जाएगा, उन्हें ये मालूम पड़ जाए ना तो समय निकाल ले। परंतु उनको एग्जैक्टली ये पता भी तो नहीं ना कि इतना टाइम दे बाद में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आज मैं बोलूँ यार तुमको 30 दिन में इंग्लिश सिखा दूंगा, मस्त तुम अमेरिकन इंग्लिश सीख जाएगा। यदि तुमको मालूम पड़ जाए कि ये 30 दिन में वास्तव में सिखा देगा, तब तो तुम राजी राजी आ जाएगा समय निकाल के। परंतु पता नहीं ना, ऐसा श्योर नहीं है, तो 30 दिन कौन खर्च करे। इधर सीए की पढ़ाई छोड़े, सीएमए की पढ़ाई छोड़े, सीएससी पढ़ाई छोड़े, ये छोड़े वो छोड़े, इतनी सेक्रीफाइस करे और बाद में ढंका नहीं पढ़ाया तो मर जाएंगे। इसलिए वो लोग हर एक में हाथ में नहीं डालते, बिकॉज टाइम भी नहीं है और कौन एक्सपेरिमेंट करे। लेकिन तुम्हें हमें तो पता है कि मैं सिखाऊंगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो भाई इसको प्लीज आप कभी मत सोचना कि ये 50 नंबर का है कि 100 नंबर का है कि 200 नंबर का है कि क्या है। ये जीएसटी है यार, अच्छे अच्छे तड़प रहे हैं इसके लिए, ठीक है। एक बात ओवर। दूसरी बात, कोरोना के कारण बहुत लोगों का जॉब छूटा। जॉब छूटने के बाद कई लोगों ने इस चीज को गिल्ट पे लिया कि काश हमें ये टैक्स और जीएसटी आता ना तो हम लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते। प्रैक्टिस शुरू करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक नॉलेज और एक दूसरे कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स तो चलो धीरे धीरे बन जाएंगे। लैक ऑफ नॉलेज के कारण बहुत जन को तकलीफ रहा कि हम लोग तो ऑफिसेज में फाइनेंस देख रहे थे, प्रैक्टिस में उतरेंगे तो सभी तरह के काम करने पड़ेंगे। और प्रैक्टिस में उतरने के लिए टैक्स इज वेरी गुड। यदि आपका टैक्स अच्छा है तो आपके लिए प्रैक्टिस का डोर बहुत ओपन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जाके बोलेंगे भाई हम टैक्स का आरओसी का काम कर देंगे, तो ये तो रूटीन वर्क है, कोई भी दे देगा आपको। और यदि आप बोलेंगे मैं जीएसटी एक्सपर्ट हूं, तो आप थोड़ा प्रूफ कर दीजिएगा उनको। सेट। मैंने भी पूछा, अपने को सारे डोर देखते रखने चाहिए कि क्या होता है। तो जब जीएसटी आया था आज से थोड़े साल पहले, तो मैंने भी पूछा यदि इसकी प्रैक्टिस में स्कोप बनाना हो तो बताइए क्या करें। प्रैक्टिस वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा, बोला कुछ नहीं है, ये जीएसटी को लेके आज की डेट में प्रैक्टिस में इन करना बहुत आसान है। हमने पूछा कैसे? बोला बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, प्रोफेशनल्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, और मेल्स के भी ग्रुप बने हुए हैं। ये मेल्स में क्वेरीज पूछते रहते हैं। इन ग्रुप में मेल्स में बिजनेस हाउसेस भी एसोसिएटेड है, वो लोग भी अपनी क्वेरीज पूछते रहते हैं।
और जो बंदा इनकी क्वेरीज का सेटिस्फैक्ट्रीली जवाब देते रहता है कांस्टेंट, महीने भर का काम है भाई, ऐसा नहीं कि आज दिया कल आ जाएगा, तो फिर क्लाइंट उसको अप्रोच कर लेते हैं। क्लाइंट अप्रोच कर लेते हैं, अपना काम हो गया। भाई देखो सीए, सीएमए, सीएस, ये 3 प्रोफेशन, और डॉक्टर भी, हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम लोग सिर्फ अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और हमारे पास क्लाइंट आते हैं। तुम समझा मैंने अभी क्या बोला? कि सिर्फ महीने भर तक आप उनकी क्वेरीज का जवाब देते रहिए। यदि आपकी एबिलिटी है, यदि आप उनका सेटिस्फैक्शन पे अच्छे ढंग से जवाब दे देते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस सेट। यार प्रोफेशनल डिग्री आने के बाद की भी तो दुनिया है ना। तो इतना ज़बरदस्त ये सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और तो यदि ये बोलेगा कितना नंबर का आएगा, कैसा आएगा, एमसीक्यू आएगा, तो हम बोलेगा भाई क्या कर रहा है, सब्जेक्ट है ये। हाँ, रामायण पढ़ रहा है तो इसमें कितने मार्क्स का आएगा? अरे तू रामायण पढ़ रहा है, तू गीता पढ़ रहा है, तू कुरान पढ़ रहा है, तेरा लाइफ चेंजिंग सेमिनार चल रहा है, तो ये बोल रहा है कितने नंबर का आएगा? आज यदि स्कूल में कुरान, बाइबल और गीता एक साथ पढ़ाई जाए, हम लोग वहां पे बैठ जाओ, लास्ट में जाते ये बोले कितना नंबर का आएगा, तो प्रीचर तो कितना दुख होगा यार, हम इसको क्या दे रहा हो, ये क्या बोल रहा है। एग्जैक्टली जीएसटी वैसा ही है। ये तुम लोग के लिए बाइबल, कुरान और गीता से कम नहीं है। ओके ओके, आई होप सबको क्लियर। लाइफ चेंजिंग सेमिनार शुरू हो रहा है बच्चों, शुरू हो जाओ। यार ये मोबाइल भी थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव है। क्या है जीएसटी एग्जैक्टली? कुछ पेन पेपर नहीं चाहिए मुझे, मैं आपको पहली 5 क्लास तक इंट्रोडक्शन देता हूँ, 4 से 5 क्लास, मतलब जीएसटी की मेरी इंट्रो क्लास चलती है 4-5। इन 4-5 क्लास में मैं उतना सिखा देता हूँ जिससे बच्चे बाहर जाके जीएसटी के बारे में बातें कर पाए, और मैं उन्हें एनकरेज करता हूँ कि आप जाके किसी से भी बात करिए जीएसटी की, जीएसटी के मैगजीन्स पढ़िए, तो जीएसटी के कॉलम्स आए तो वो पढ़िए, आपको जो पढ़ना है पढ़िए। 5 क्लास के बाद मैं आपको रेडी इतना कर दूंगा कि आप मार्केट में लोगों से बात करेंगे तो समझने लायक हो जाएंगे, बोलने लायक भले ही ना हो लेकिन समझने लायक तो हो जाएंगे। और हमारे जो सेशन चलेगा जीएसटी का, जितना भी क्लास, 35 क्लास, 40 क्लास, उतने में आप जीएसटी बोलने लायक भी हो जाएंगे। 5 क्लास में सुनने लायक, समझने लायक हो जाएंगे कि क्या आपस में लोग बात कर रहे हैं। पूरा नाम तो नाम सुना ही होगा, नाम तो तुमने सुना ही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई देखना, गुड्स के आगे भी ऐसे और सर्विस के आगे भी ऐसे। कुछ लोग इसमें बहुत पर्टिकुलर है, इंटरव्यू में पूछते हैं जीएसटी आता है, टेल व्हाट इज जीएसटी? सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, ये खाली कुछ लोगों की इच्छा है कि ये नाम आपको पूरा पता हो। लिव इट, इसमें कोई दम नहीं है। जीएसटी, जीएसटी इंडिया में 2017 में जीएसटी आया, 2017 में इसकी भूमिका बंधी, 2016 में पार्लियामेंट में एक बिल पास हो गया कि इंडिया में जीएसटी लॉ आएगा। 2016 से लेकर 2017 तक, 1 साल तक पूरी सरकार की जितने भी विंग्स है सब तैयारी में जुट गई कि जीएसटी लॉ लाना है, और जीएसटी की उन्होंने ड्राफ्टिंग शुरू कर दी। कोई भी लॉ आता है तो पहले एक पूल ऑफ नॉलेजेबल पर्सन्स बैठ के उसकी पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर उसको पब्लिक डोमेन में छोड़ते हैं। पब्लिक डोमेन मतलब झाटा मुटिया वाले नहीं भाई, पब्लिक डोमेन मतलब वो सिनेमा देखने वाले, व्हाट्सएप करने वाले नहीं भाई, एक ही बराबर है।
पब्लिक डोमेन मतलब इंडस्ट्री वाले नॉलेजेबल पर्सन्स उसको देखते हैं, उसमें अपने प्रॉस एंड कॉन्स को चेक करते हैं और अपने अपने एंगल से उसकी एनालिसिस करके बताते हैं। तो 2016 से 2017 तक यही माजरा चला। 2016 में जब उन्होंने बोला था कि हम जीएसटी लाएंगे, पार्लियामेंट में पास हो गया है, तो उन्होंने बोला था मार्च तक ले आएंगे, और क्रिटिक्स बोल रहे थे 3 साल तक नहीं ला पाएंगे। कोई छोटा मोटा लॉ है? इंडिया का लॉ है, कोई छोटा मोटा लॉ है? लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही जादुई काम किया और 1 जुलाई 2017 तक जीएसटी ला दिया। जादुई काम किया हुआ, बहुत मेहनत की और बहुत ही डिटर्मिनेशन था कि लाना ही है, लाना ही है, ला दिया। लेकिन सिंस इतनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतना खतरनाक लॉ आया, तो ये है भी मोदी सरकार, लाया भी तो इसको मोदी सरकार ने ना। इनका तो आपको पता है, तो एसएससी को एकदम टाइट रहते रखते हैं। इनका तो यही वो है, न खाएंगे न खाने देंगे, न चोरी करेंगे न चोरी करने देंगे, एक इंसान को भी टैक्सी चोरी नहीं करने देंगे। इनका तो ये एटीट्यूड है यार। इस एटीट्यूड से कोई लॉ बनाएगा तो लॉ कितना गंदा बनेगा तुम समझ सकता है। एक इंसान भी चोरी न कर पाए वैसा लॉ बना। ऐसा यदि कोई डायरेक्शन देगा बॉस अपने सबऑर्डिनेट को, तो लॉ कैसा बनेगा? क्लियर है, वही हुआ। महा खतरनाक लॉ बना 2017 में। जो लॉ बना वो महा खतरनाक लॉ बना, और उसका खामियाजा अभी तक है। खतरनाक लॉ बनाने से क्या होगा? पब्लिक का बाउंस, पब्लिक का बाउंस, पब्लिक का बाउंस। तो पब्लिक के इतने बाउंसेज आए कि अल्टीमेटली लॉ को बार बार अमेंड करना पड़ा, बार बार लॉ अमेंड करना पड़ा। आज जो जीएसटी जानते हैं उनका कमेंट्री ये है कि आया था तब इतना सा था, आया था तब इतना सा था, आज इतना बड़ा हो गया। मतलब जितना लॉ है उससे डबल उससे अमेंडमेंट्स है। मतलब जितना लॉ लाया था 200 पेज था सपोज, तो 400 पेज का तो अमेंडमेंट ला दिया है। और अभी तक ये अमेंडमेंट का सीरीज चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। कांस्टेंट अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं। इसलिए आज की डेट में भी कोई ये नहीं बोल सकता कि जीएसटी मेरा एकदम शानदार है। अरे भाई वही बोल सकता है जो कांस्टेंट जीएसटी में एफर्ट ला रहा है, एकदम अटैच्ड है। ठीक है, इतने अमेंडमेंट्स आ जाए, इतने अमेंडमेंट्स आ जाए कि हम लोगों ने, सुनो ना, हम लोगों ने क्या किया, जीएसटी की किताबें बनानी बंद कर दी। पब्लिशर ने जीएसटी की किताबें छापनी बंद कर दी। मतलब दूर 2 महीना में तो लॉ चेंज हो जाता है। और जो कस्टमर आता है बोलता है अपडेटेड चाहिए, उसको 2 महीना पुरानी किताब दिखाओ तो बोलता है ये तो 2 महीना पुरानी है। 2 महीना ही तो पुरानी है किताब, क्या हर चाय है क्या तो धर्माधम छाने और पिला दे तुमको? 2 महीना पुरानी है? नहीं नहीं, तो लेटेस्ट हो तो बताओ। दूसरे पब्लिशर की अभी आई तो उसकी किताब बिक रही है, महीने भर बाद उसकी किताब इतनी बंद हो जाएगी, और नया चाहिए, और नया चाहिए। तो परेशान पब्लिशर ने किताबें छापनी बंद कर दी और परेशान कंज्यूमर ने किताबें पढ़ना बंद कर दी। बोला दूर पुराना किताब रहता है, ना ना हम अपना गूगल में पढ़ेगा। गूगल में भी जब हम लोग जीएसटी सर्च करते हैं ना, सारा लेक्चर दोबारा बोलना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ। बच जाए तुम, रिकॉर्डिंग ऑन है। तो तुम इतना सीरियस थे, मैंने हल्का सा मजाक कर लिया। तो गूगल में भी क्या है कि जब हम लोग सर्च करते हैं ना तो डेट देते हैं, डेट कि कौन से डेट का ये कमेंट्री है जीएसटी पे, तब तो पढ़ते नहीं तो नहीं पढ़ते। ये जीएसटी की खासियत है कि इसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ओके, ये सब मैंने जीएसटी के बारे में बता दिया कि ये लॉ बहुत ही डायनामिक लॉ है, इसलिए मार्केट में इसलिए प्रैक्टिस का स्कोप ऑलवेज है। और न्यू कमर्स विथ न्यू ब्रेन विथ अपडेटेड नॉलेज और ज्यादा उनकी इज्जत है। आप आर्टिकलशिप कर रहे हो या करोगे तो ये आपको इज्जत दिलाने वाला लॉ है। सपोज आपकी आर्टिकलशिप में अभी आप जा रहे हो, कल तक आपको जीएसटी नहीं आता था, कोई बात नहीं। सपोज 15 दिन बाद की बात करें, 15 दिन की बाद की बात करें तो आपने एकदम अपडेटेड जीएसटी लॉ पढ़ा,
आपके ऑफिसेज में जो काम कर रहे हो वो उनके पास 2 महीना पुराना लॉ है दिमाग में उनके, आपने उनको क्लिक करके बता दिया कि देखिए सर अभी अभी इसमें चेंज आया, ये ऐसे हो गया है, तो आपकी तो इज्जत बढ़ गई यार, आपकी तो इज्जत बढ़ गई, आपको काम मिलने लग गया, आपको लोग वैल्यू देने लग गए, जस्ट बिकॉज आपके पास लॉ है। तो मैंने क्या बताया कि जीएसटी भले ही सपोज मैं 40 क्लास में कंप्लीट कर दूं, लेकिन आप इसके टच में हमेशा रहना, इसके लिए कोई सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, एक ही सोर्स ऑफ नॉलेज है www.gst.gov.in। ये हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई भी सर्कुलर इसमें आता है तो बड़े ही प्यार से लोग इसमें डाल देते हैं, आप इसको देख लो, बहुत ही सभ्यता से डालते हैं। हाँ, अब आपको केस स्टडीज भी पढ़नी है तो देयर आर मैनी एप्स अवेलेबल जिसमें जीएसटी के केस स्टडीज भी आते रहते हैं, वो भी मैं आपको जब अपनी क्लासेज एंड होगी तब बता दूंगा। हम लोग तो है ही, कोई बहुत ही पॉपुलर केस स्टडीज आती है तो हम लोग वीडियो बनाते डाल देते हैं। चलो एनी हाउ, सॉरी यह सब तो ठीक है, होता क्या है। अच्छा, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है सर, और इतना नाम क्यों है इसका, या ये इतना बदनाम क्यों है? ओके, बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं क्या। यह आया 1717 को इंडिया में। इंडिया में ये 1717 को आया। इंडिया वर्ल्ड का 5th पावर है, हम लोग वर्ल्ड की 5th नंबर डेवलप्ड मतलब पावरफुल कंट्रीज में है, लेकिन जीएसटी लाने में हम लोग वर्ल्ड की बहुत पीछे कंट्री है। हम लोग से पहले सैकड़ों कंट्रीज ने जीएसटी ला दिया था। आप इससे समझ जाओ कि वर्ल्ड में जीएसटी 1954 में आ गया था। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया था 1954। हम लोग अब लाए हैं। अब हम लोग को 2 बातें समझनी पड़ेगी, होता क्या है और इतनी देरी से क्यों लाए। होता क्या है, क्यों लाए और इतना देरी से क्यों लाए। तो पहले मैं बताता हूं होता क्या है और क्यों लाए। इंडिया में 1717 के पहले कई तरह के लॉ थे। हमारे कैनन ऑफ टैक्सेशन बनाने वाले एडम स्मिथ साहब ने बोला कि किसी से टैक्स लेना हो तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो अलग अलग ओकेजन पे टैक्स ले लो। जैसे सपोज मुझे तुमसे 10,000 रुपया लेने हैं फीस का, तो मैं तुम्हें बोलूँगा यार मेरी ट्यूशन फीस ज्वाइन कर लो, 6,000 में पढ़ा रहा हूँ। सपोज एक बार बहुत ही चीप एग्जाम्पल है लेकिन रेलिवेंट है। 6,000 रुपया दे दो, ट्यूशन ज्वाइन करा देंगे। आपने बोला नाइस, ज्वाइन कर लिए। फिर मैंने आपको थोड़े दिन बाद बोला स्टडी मैट आ गया है, इसलिए 1,000 रुपया और दे दो। समझ ले तो इसका 1,000 रुपया और ले लिया। फिर थोड़े दिन बाद हमने बोला देखो एक टेस्ट है, उस टेस्ट का 1,000 रुपया और दे दो। तो तुम्हारे केस में तो इरिटेशन डेवलप हो रही है, लेकिन अदरवाइज लोगों को इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग ओकेजन पे टैक्स देने में लोगों को रहता है ठीक है लो 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 लो, ऐसे अलग अलग ओकेजन्स पे ले लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे भी टैक्स का वही मैकेनिज्म था दकियानुसी, जिससे पब्लिक को इरिटेशन हो जाए। जब आप मैन्युफैक्चर करते थे तो ये लोग आपसे टैक्स नहीं लेते, एक्साइज बोलते, जिसका नाम है एक्साइज ड्यूटी, जैसे आपका मैन्युफैक्चर हुआ। फिर जब आप ये माल सेल करते तो ये 2 टैक्स लेते, या तो वैट और या फिर सीएसटी। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो आप बोलेंगे सर सेल्स पे 2 तरह का टैक्स कैसे? तो सेल्स पे 2 तरह के टैक्स इसलिए होते हैं क्योंकि 2 तरह की सेल होती है, एक होती है इंट्रा स्टेट सेल और एक होती है इंटर स्टेट सेल। सर ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है? तो यदि आपकी सेल विद इन द स्टेट हो रही है तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल, और यदि आपकी सेल बिटवीन द स्टेट हो रही है तो दिस इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल।
फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी सेल वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में हो रही है तो इट इज कॉल्ड विद इन द स्टेट सेल, तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट सेल। और यदि आपकी सेल कैलकाटा से दिल्ली हो रही है, मतलब दो स्टेट के बीच में हो रही है, वेस्ट बंगाल से दिल्ली, तो दिस इज कॉल्ड सेल बिटवीन द स्टेट, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सेल। अब इंट्रा स्टेट सेल है, अब देखो इंडिया की प्रॉब्लम ये थी, इंडिया बड़ा विशाल देश है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें डुअल गवर्नमेंट चलती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में सेल हो रही है तो हमारी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस पे टैक्स लेगी, लेकिन यदि वेस्ट बंगाल से दिल्ली में सेल हो रही है तो लफड़ा है, कौन लेगी कौन नहीं लेगी, दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाए तो दोनों का लॉ एक जैसा नहीं बन सकता। इसलिए वेस्ट इंट्रा स्टेट सेल होने पे अपनी अपनी स्टेट का वैट लॉ अप्लाई होता था, वेस्ट बंगाल वैट, महाराष्ट्र वैट, फलाना ढिकाना वैट। और जब इंटर स्टेट सेल होती तो इसको एक यूनानिमस लॉ से गवर्न होना चाहिए, एक ऐसा लॉ जो पूरी कंट्री में एक जैसा अप्लाई होता है, तो उसका उन्होंने नाम क्या दे दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इंट्रा स्टेट सेल पे वैट लगती और इंटर स्टेट सेल पे सीएसटी लगती। आप इंटर क्लियर, आपने कॉलेजेस में भी सुना होगा इंट्रा कॉलेज कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन। इंट्रा कॉलेज कंपटीशन मतलब कॉलेज के अपने स्टूडेंट आपस में कॉम्पीट करेंगे, एंड इंटर कॉलेज मतलब एक कॉलेज के स्टूडेंट दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ कॉम्पीट करेंगे। तो ये वर्ड बहुत पुराना है, इंट्रा एंड इंटर, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आप कोई सर्विसेज देते हो, ये तो गुड्स की बात हुई ना, मैन्युफैक्चर गुड्स हुआ, सेल गुड्स हुआ। आप कोई सर्विसेज देते तो इस पर लग जाता सर्विस टैक्स, ठीक है। फिर दिल मान गए मोर, ये वर्ड पेप्सी ने बाद में इन्वेंट किया, गवर्नमेंट ने इसे पहले इन्वेंट किया, दिल मान गए मोर। तो गवर्नमेंट का दिल बहुत मानता है, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये कुछ भी कोई भी चीज पे टैक्स लेने का सोच सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज के नाम पे इन्होंने सर्विस टैक्स ले लिया। फिर इन्होंने लग्जरी के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया, नाम हो गया लग्जरी टैक्स। आप बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे, बड़े बड़े क्लब हाउसेस में जाएंगे तो वहां पे आपको लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स। भैया आप इतनी लग्जरी, आप लग्जरी कार लो, आपको एक्साइज देना पड़ेगा, वैट देना पड़ेगा, लग्जरी टैक्स और देना पड़ेगा। तो इन्होंने एक लग्जरी टैक्स बोल के और टैक्स लेना शुरू कर दिया पब्लिक से। फिर इन्होंने एक ऑट्रॉय टैक्स लगा दिया, ऑट्रॉय एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स, नाम सुना है क्या इसका? ये टैक्स बड़ा खतरनाक है यार, बड़ा खतरनाक। इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा है इस टैक्स ने। ये बोलते हैं एक स्टेट से माल जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। मतलब किस बात का? मतलब देना पड़ेगा। उड़ीसा का माल तुम बंगाल में बेचेगा, बंगाल गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? टैक्स तो उड़ीसा से माल जब बंगाल आ रहा है तो दरवाजे पे, कहाँ पे? उड़ीसा बंगाल की बाउंड्री पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है। क्या नाम से? ऑट्रॉय एंट्री टैक्स। इसका नतीजा ये हुआ कि सपोज उड़ीसा से सामान आ रहा है बंगाल वाया रोड, लॉरी आई, लॉरी तो बोला रोको, क्या सामान है दिखाओ, असेसमेंट किया, टैक्स लिया, फिर लॉरी को जाने दिया। बोलो क्या हुआ? रास्ता जाम, दाम बढ़ गया, छोड़, रास्ता जाम। आप लॉरी को रोकेंगे, वो हुज्जत नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारी बाइक रुकती है तो तुम बोलता क्या हुआ? आसार क्या हुआ? कितना देर हुज्जत करता है बता? वो तुम्हारे ऊपर सिर्फ 200 रुपये की पेनल्टी चढ़ाने का मन बनाते रहा है, तुम उसको 40 रुपये में लाने में कितना हुज्जत करता है? आसार लीजिए ना, छोड़िए ना सर, छोड़ो ना सर, है ना? कितना हुज्जत करता है तुम? उतने में तुम 200 रुपये करती कितना कमा सकता है, लेकिन हम लोग कितनी हुज्जत करते हैं भैया। तो ये कितना हुज्जत करता होगा जिसके ऊपर सपोज अभी 50,000 का टैक्स लगने वाला है।
तो ये एंट्री टैक्स में क्या हुआ, पूरा रास्ता जाम, लाइन से लॉरी पे लॉरी पे लॉरी पे लॉरी लगी हुई लाइन से। एक लॉरी दिल्ली से उड़ीसा से छोड़ दिए है, माल कब तक आएगा, 3 दिन में। अबे उड़ीसा से यहाँ आने में 3 दिन लग जाएगा, 6 घंटे का रास्ता है, 3 दिन लगेगा। क्यों? बैरियर है ना, बैरियर। 2 दिन से रास्ते पे गाड़ी खड़ी है भाई साहब, जब तक वहां से क्लियर नहीं होता माल थोड़ी आएगा। तो दैट वाज अनदर टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, जिसमें टैक्स तो 1% 2% ही लगता है, लेकिन रास्ता जाम, पूरी डिलीवरी पूरा डिलीवरी सिस्टम ही खराब कर रहा है। ये टैक्स और था, इसके अलावा और भी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, फलाना ढिकाना। तो ये हमारा इंडिया का टैक्स मैकेनिज्म था, जो इस बेसिस पे था कि अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग टैक्स ले लो। वैसे तो ठीक ही था, हाँ, लेकिन ये चालाकी थोड़ी दिन चलती है, बाद में पब्लिक क्या बोलता है, जो लेना लेना यार, एक साथ लेना, क्या झमेला कर रहा है। बोलो पब्लिक बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ओके। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है, सपोज एक जन को अपने बना देते मैन्युफैक्चरर, कौन बनेगा? अपना तो एक ही बंदा है, हिमांशु। ओके भैया, मतलब हिम नाम भूल रहा हूँ, क्या है? अरे अच्छा तुम्हारा नाम हिमांशु है। लास्ट बैच में एक लड़का आया था हर्षित, सोच उसका नाम हमने क्या कर दिया था। तो अच्छा हुआ तुम खुशी मना, तुम्हारा नाम हिमांशु है। तो हमारे यहाँ एक हिमांशु है, ही मैन है। तो इसने सोचा हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बोला करो भैया। फॉरेन से रिटर्न पढ़ के आया है, एमबीए करके आया है, फॉरेन से खूब इसने अच्छे से पढ़ाई कर ली। बोला इंडिया में बहुत स्कोप है, मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा। करो। इसने इंडिया में एक फैक्ट्री खोली। तो इसने जो लीगल एडवाइजर है उसने बोला कि फैक्ट्री खुल गई है, अपने को एक्साइज लॉ में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, एक्साइज लॉ में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो हिमांशु ने अपने लीगल एडवाइजर से पूछा, लीगल एडवाइजर का नाम रख दो, संजय, हे संजय, एक्साइज में रजिस्ट्रेशन कराने में कितने पैसे लगेंगे? तो संजय ने इन्हें बताया कि सर हार्डली तो 5-10 हज़ार रुपये लगेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हिमांशु ने बोला डू इट, व्हाई आर यू टॉकिंग ऑल दीज पेटी मैटर्स, यू डू योरसेल्फ। तो मैंने करवा दिया। फिर जब पहला सेल होने की बात आ गई, माल रेडी हो गया, बन गया, तो मैंने बोला कि वी शुड गेट रजिस्ट्रेशन इन वैट एंड CST। बोला व्हाट विल बी द कॉस्ट? बोला 5,000, 10,000। बोला डू इट यार, व्हाई आर यू टॉकिंग ऑल दीज पेटी इश्यूज। तो चलो वैट एंड CST में भी रजिस्ट्रेशन हो गया। और ऐसे ही मैंने सर्विस टैक्स में भी इनका रजिस्ट्रेशन करा दिया, एंड फलाना ढिकाना जो 4-5 और लॉ है सब में रजिस्ट्रेशन करा दिया। एक बार अपने 4 लॉ लेके ही चलते। हाँ 16 लाइन, ये सच्ची बेहोश हो जाएगा आज, इमेजिन करते करते बेहोश हो जाएगा। एक बार 4 लॉ ही करते हैं। तो मैंने ये 4 लॉ में तो समझ लो इंडिया की सारे बिजनेस हाउसेज रजिस्टर्ड है। तो रजिस्ट्रेशन करा दिया। महीने भर बीता तो मैंने फिर अपने बॉस को बोला कि हिमांशु जी, अब अपने को इन सब का रिटर्न भरना है। मतलब व्हाट इज दिस रिटर्न? मतलब वट एवर वी हैव मेड इन दिस मंथ, सपोज वट एवर वी मैन्युफैक्चर्ड और वट एवर वी सोल्ड आउट, we need to make the records of the same and we need to report to the government. बोला okay. Do it. What will be the cost? बोला hardly 20,000. Do it. मैंने कर दिया। चारों में रिटर्न लग गया। ऐसे हर महीने 20,000, तो ठीक है बड़ी कंपनी है, कोई मैटर ही नहीं है, सब हर महीने रिटर्न लग रहा है। इनको कोई इशू नहीं है क्योंकि ही इज एंगेज्ड इन बिजनेस, और ये सब काम इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट संभाल ले रहा है। बात आगे बढ़ी, ईयर एंड आया, डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई। कौन से डिपार्टमेंट से? एक्साइज डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई। कैसी चिट्ठी? ऑडिट। तो चिट्ठी लेके हिमांशु ने मेरे मेरे को बुलाया अपने चैम्बर में। बोला मिस्टर संजय, व्हाट टू डू ऑफ दिस लेटर? बोला ओहो दिस लेटर, राइट, द डिपार्टमेंट पर्सन विल कम एंड डू द ऑडिट। व्हाट इज दिस ऑडिट? मीन्स दे विल इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स।
बोला why? बोला whatever we have reported, whatever we have filed return, whether that is correct or not, they need to verify it. बोला okay, okay, right, they will do it. Then what to do? What is our rule? बोला we need to support him. We need to support them. They will come and we need to support. Okay. Whatever question they will ask, we'll have to answer. Okay. Will you manage? I will try. अब तुमको पता है डिपार्टमेंट का बंदा जब हमारे यहाँ आएगा, अरे बॉस को आने बुला तो क्यों बॉस से क्या काम है? आपको तो रिकॉर्ड्स देखना है ना, अकाउंटेंट दिखा देगा। हाँ सुनो, डिपार्टमेंट के बंदे जब आते हैं ना तो अकाउंटेंट नहीं चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनको मैनेज कर ले। इसलिए तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज जो सब सीख रहे हो ना, ये सब एक तरफ है, किताबी ज्ञान है, हटाओ। असल में क्या काम आएगा? ऐसा हो जाना, थोड़ा मैनेज करना भाई। वो आदमी जो जाकर उनको मैनेज कर ले, वो आदमी काम का है। और जिसको मैनेज करना नहीं आता, आदमियों को मैनेज करना नहीं आता, वो कोई काम का नहीं है। सड़ा हुआ है, चल रिटर्न भर, चल साइड बैठ या लैपटॉप लेते और रिटर्न भरता रहे, चल वर्क फ्रॉम होम, गो फ्रॉम हियर, वर्क फ्रॉम, हला हाथ के फालतू चाय पीता है, गो एंड वर्क फ्रॉम होम। बिजनेस में तो वही बंदे काम आते हैं ना जो लोगों को मैनेज कर ले। तो मिस्टर मुंद्रा ने क्या बोला? आई विल ट्राई। क्यों मिस्टर मुंद्रा, तुम तो सारा अकाउंट जानता है, सारा टैक्स जानता है, वाई सही आई विल ट्राई, बिकॉज सर देखता हूँ वो मैनेज होंगे कि नहीं होंगे। टेम्परामेंट भी तो मिलना चाहिए ना। मेरे से मैनेज नहीं हुए, अब बताओ कौन इन्वॉल्व होगा? हिमांशु द टॉप मैन, ये तो दुनिया को मैनेज करते हुए बिजनेस शुरू कर रहा है, इसको तो आता है मैनेजमेंट, तो इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। और वैसे भी वो बंदे तो मेरे से मिलेंगे कम, क्यों? क्योंकि पेयर कौन है? आज वो लोग 5 लाख मांगेगा तो 5 लाख मुंद्रा थोड़ी देगा, 5 लाख तो बॉस ही देगा, तो वो लोग बॉस से तो मिलना चाहेंगे ना। अच्छा बॉस को बताएंगे ना इतना जलती है, इतना जलती है, इतना जलती है, इतना जलती है, आपकी लाइबिलिटी तो 70 लाख बढ़ जाएगी, तभी तो बॉस 20 लाख निकालते देगा। गलती नहीं है, गलतियां कुछ नहीं है, गलती एकदम परफेक्ट है हमारा लॉ, लेकिन फिर भी कुछ निकालेंगे तब तो उनको कुछ मिलेगा ना। अब तुमको यहाँ पे बैठ के गलतियां निकालनी है, साफ सुथरा सेंटर है, ठीक ठाक है, लेकिन यदि तुमको बोल दिया जाए गलती निकालो तो तुम किताब लिख देगा सेंटर की गलतियों पे, प्रोवाइडेड तुमको पैसे मिले। तुम्हें पैसे मिले तुम चुन चुन के गलती निकालेगा, दाने दाने पे गलती निकाल देगा। तो द सेम थिंग हियर, यदि डिपार्टमेंट के बंदों को यहाँ पे बैठ के गलतियां निकालने पे पैसा मिल रहा हो तो वो भी किताब लिख दे। तो फाइनली ये हुआ कि बॉस को भी, हिमांशु को भी मालूम पड़ गया कि ये लोग अब बदमाशियां पे तुल गए हैं, और मेरे को तो पहले से पता है कि ये लोग बदमाशियां कर रहे हैं। तो बॉस ऐसे ही करके उनको निपटाया। बोला पूरा लॉ सिस्टम ही खराब है अपने यहाँ का। तो हमने बोला सर इंडिया है। बोला कैसे करके ऑडिट को निपटाया? हाँ कैसे करके निपटाया? अब देखो निपट जाए तो भी बड़ी बात है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि ईगो क्लैश हो जाता है और निपटे ही नहीं। कई बार बॉस थोड़े से एडामेंट हो जाते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ सर वो जो मांग रहे दे दो। क्यों दे? जब अपना कोई गलती नहीं तो अपने क्यों दे? अमेरिका से आया है ना, इसको क्या पता गलती या नहीं गलती है, इसको क्या पता इंग्लिश हिंदी, क्यों दे? वैसा लाइफ है। If everything is correct, I will fight in the court. I won't tolerate all this nonsense. Okay. Court. Okay, sir. You don't know Indian court. तो फाइनली ऑडिट पे या तो निपटा या फिर नहीं निपटा, दो बात है। एक्साइज की ऑडिट हुई है, ध्यान रखिएगा। अभी वैट वाले भी आएंगे, CST वाले भी आएंगे, सर्विस टैक्स वाले भी आएंगे। ऑडिट होने के बाद एक बात समझो, बहुत रियलिटी है जिसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छी बात है। कि हमने अपने रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी दिखा दी, एक्साइज की बात कर रहा हूँ, टैक्स लायबिलिटी दिखा दी 1 करोड़।
और उसको जेन्युइनली पे भी कर दिया। डिपार्टमेंट के बंदे ऑडिट करने आए और उन्होंने भूल निकाल दी, बोला 1 करोड़ नहीं, ये 2.5 करोड़ होगा। ये टोटल बकवास है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजन ऑफ मतलब व्यूज का डिफरेंस है उसके कारण भी 1 करोड़ 20 लाख से बेसी नहीं होगा। और ह्यूमन है तो गलतियां तो होगी, तो थोड़ी बहुत गलती और थोड़ी बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, उसके कारण ये 1 करोड़ 20 लाख होना चाहिए, उससे बेसी नहीं। फिर भी वो निकाल के जाके बोल रहे 2.5 करोड़ होगा। हमने उनको मैनेज किया, तो मैनेज करने पे वो बोलते हैं कुछ तो दिखाना पड़ेगा, हमारा भी तो नौकरी है, कुछ तो दिखाना ही होगा, हमारा भी तो नौकरी है। और उन्होंने 2.5 करोड़ को 1.5 करोड़ पे ला दिया। 1.5 करोड़ का असेसमेंट ऑर्डर आ गया। अच्छा, अपने अनुसार कितना होना चाहिए? 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा 1.2, मतलब 1 करोड़ इज ओके, मैक्सिमम 1.2 करोड़। और उन्होंने कितना ला दिया? 1.5 करोड़। कितने का डिफरेंस? 30 लाख। क्या करे, दे दे या अपील में जाए? बॉस हिमांशु है, मेरे से पूछा इतना मैनेज किया फिर भी 1.5 करोड़, शुड वी पे? सर, it is 1 crore what we filed, that is perfect, and even we consider all the genuine points what they raised, it will be maximum 1.2 crore. So ये तो एकदम absurd है। मतलब what is the remedy? मतलब we can file a suit in appeal, we can file an appeal. What is the chances of winning? Sir, we can file. तो बॉस क्या बोलेगा? लॉस क्या है? 1.5 तो बोल ही रहा है, अपील करेंगे तो या तो नीचे आ जाए, फिर 1.5 पे सेटल होगा। लेट्स फाइल एन अपील, लेट्स फाइल एन अपील। 30 लाख की बात है। मुंद्रा, विल यू हैंडल अपील? यस सर, आई विल बी एबल टू हैंडल अपील। ओके, अपील में चले जाए हम लोग। अभी अपील का मामला तो तुम्हें पता है, इंडियन कोर्ट 1 साल 2 साल। अब जो मुंद्रा इनका पूरा टैक्स और अकाउंट संभाल रहा था, अब मुंद्रा इनका सिर्फ अपील संभाल रहा है। क्यों? क्योंकि अपील सिर्फ इस लॉ में थोड़ी आई है, एक्साइज लॉ में, वो तो वैट लॉ में भी चल रही है, सर्विस टैक्स में भी चल रही है। तो जो इंडिया वाले इंडियन कोर्ट बोलते ना हमारे ऊपर इतने सारे केसेज है, तो वन ऑफ द रीजन टैक्स। ठीक है, अब पूरा बिजनेस हिमांशु का दिमाग घुमा हुआ है, क्योंकि हिमांशु की 20% एनर्जी अब टैक्स मैनेजमेंट पे लग रही है, क्योंकि ये अमाउंट बढ़ते 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 बहुत हो गया है। अब हिमांशु को समझ में आ गया। तुम लोग पिक्चर देखी वो वेब सीरीज, कौन सा वेब सीरीज, हर्षद मेहता वाला, स्कैम, वो देखा? हाँ, उसमें तुम हर्षद मेहता का जो राइट हैंड था, उसका भाई, उसको तुमने देखा हो क्या कर रहा था? लास्ट में लॉ पढ़ रहा था। तो हर्षद ने बोला तुम लॉयर बनेगा, लॉयर का काम फिर कौन करेगा? तो उसने क्या बोला? बिना लॉ पढ़े कुछ नहीं हो सकता, लॉ तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंडिया में यदि बिजनेस करना है तो या तो आपके पास एक लॉयल बंदा हो जो आपका लॉ संभाल ले, भयंकर राइट हैंड होना चाहिए जो आपका लॉ संभाल ले, और नहीं तो यू शुड हैव अ जेन्युइन आइडिया ऑफ द इंडियन लॉ। ठीक है, और जो आप सोचते हो ना कि ये जो हायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये जो कंपनी सेक्रेटरीज है ये आपका लॉ संभाल लेंगे, हायर्ड, जिनके अंदर इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी वर्ड समझते हो? जिसके अंदर वो इंट्रिंसिकनेस नहीं है, जिसके अंदर वो अपनत्व नहीं है, वो हायर्ड बंदे आपको लगता है आपका लॉ संभाल लेंगे, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ठीक है ना? हर्षद मेहता के पास भी तो अरबों रुपए थे उस जमाने के, उसका लॉ उसका भाई संभाल रहा है। उसको पता है कि यदि मैं नहीं समझूंगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट लॉयर को पकड़ा था, है ना, जेठमलानी को, वो तो उसको पकड़ा था, तब भी उसका भाई लॉ खुद पढ़ रहा है। तो यू गॉट द मीनिंग, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये होता है, ये होता है। वो भी तो बेचारा बीकॉम पास ही इंसान था उसका भाई, वो कौन सा बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, एक नॉर्मल क्लर्क आदमी था, लेकिन लास्ट में लॉ पढ़ना शुरू करना पड़ा। तो अब
हमारे हिमांशु जो हमारे मतलब बिजनेसमैन था, जिसको कंट्री में मैन्युफैक्चर और कंट्री की जीडीपी बढ़ानी थी, उसका 20-25% एनर्जी टैक्स समझने में जा रहा है। परेशान है, इरिटेटेड है, गाली दे रहा है, क्योंकि एनर्जी लगाने के बाद भी काम थोड़ी हो रहा है यार, कोर्ट है। मैं तुम्हें अभी प्रूव कर दूं कि ये चीज मेरे वाली सही है, लेकिन कोर्ट मुझे समझे तब तो। मेरी बात ही नहीं सुनता। मैं बोलने जाता हूं, वो बीच में नॉनसेंस कुछ भी बोल देता है और कोर्ट बोलता है प्लेज साइलेंट, लेट हिम स्पीक। फिर मैं बोलने जाता हूं, फिर वो कुछ बोल देता है। उसको पता है उसको बीच में रोकना है बस, ताकि मेरा जज मेरी बात ही नहीं समझ पाए। वो मेरी बात ही नहीं समझने देता उसको, और वो समझना भी नहीं चाहता। उसको समझ में भी नहीं आ रहा उसका कौन सा कॉम्पिटेंस है, वो कौन सा पढ़ा लिखा है। वो एलएलबी पास करके आया, एलएलबी के बाद 2 साल और पढ़ा है, उसको इंडिया का पूरा कानून पता है। उसको हम लोग केस स्टडीज निकाल के दे रहे, देखिए इस केस स्टडीज में डिसाइड हुआ है। हाँ, उसको पढ़ना आता है, उसको देश का कानून पूरा रटा हुआ थोड़ी है। तो बहुत ही ट्रबलसम में लाइफ चल रही है एक बिजनेसमैन जिसका नाम है हिमांशु, क्योंकि ये एक लॉ में ऑडिट अपील नहीं चल रही है। अब ये हर लॉ की ऑडिट अपील चल रही है, और ये 1 साल में सेटल कहाँ हो रही है, तो ये एक्यूमुलेट हो रही है। हिमांशु जी कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जा रहा हूँ। काहे? जीएसटी एक्साइज का मामला है। तो अभी तो लास्ट टाइम आपको ऑर्डर आ गया था। अरे वो तो 2017-18 का आया था, अभी तो 18-19 में जा रहा हूँ। वो नहीं आया, नहीं, वो अलग कैसा है। लाइफ तबाह। जितना भी मैकेनिज्म ले आओ, जहां पे बुद्धिजीवी ज्यादा होंगे वहां पे कोर्ट का सेटलमेंट नहीं होगा। जहां पे हृदयजीवी ज्यादा होंगे वहां पे कोर्ट का सेटलमेंट हो जाएगा। यहाँ तो सब बुद्धिजीवी है। ये बोले इसको रोक देना बीच में। घटिया से घटिया लॉयर के पास भी ये ट्रेनिंग है, ये सामने वाले तो पूरा मत बोलने दो। वो लोग की ट्रेनिंग इस हद तक है कि कई बार उनको क्लाइंट अपनी कहानी सुनाता है। मतलब आप लॉयर हो, मैं आपके पास आया हूँ, मेरा केस आपको समझा रहा हूँ, मैं केस आपको समझा रहा हूँ, वो आपको सुनेगा नहीं, वो बीच में टोकेगा। अरे यार, तुम मेरा लॉयर है, तुम मेरे से डिबेट क्यों कर रहे हैं? तुम पहले सुन तो ले मेरा केस। क्या पतली की तरह बीच में इंटरप्ट कर रहा है? मेरा केस तो पूरा सुन ले। तो बोलता है मैं आपको काउंटर करूंगा तभी तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। अरे पहले समझ तो, तब तो काउंटर करेगा। पहले मेरे को एक केस, यदि आज मैं अपनी, सपोज मेरा इस बिल्डिंग का कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो मैं आपको पहले पूरी राम कहानी लेते अंत तक बताऊंगा, उसमें तो हाफ एन आवर लगेंगे ना। ये आपको 3 मिनट एट ए स्ट्रेच बोलने नहीं देगा लॉयर, बिकॉज ऑफ हैबिट। 3 मिनट के अंदर टोकेगा आपको। और बहुत अच्छे लॉयर की मैं बात नहीं कर रहा, वो लोग सुनते भी है, ऐसी बात नहीं है। एनी हाउ, अब इस माहौल में किसी को बिजनेस करना है, बताओ हो सकता है क्या? ये बोल रहे जब ये आपको सारे टैक्स लेने ही है, तो आप इनको सबको मर्ज करके में से टैक्स ले लीजिए। ऐसे 17 लॉ है, मैंने सिर्फ तुम्हें 4 लिखा है। मैंने तुम्हें सिर्फ 4 लिखा है, ऐसे 17 लॉ है। ऊपर से रास्ता जाम वाली समस्या, एंट्री टैक्स, पूरा ट्रांसपोर्ट, मतलब पूरा डिलीवरी सिस्टम ही खराब हो गया। माल आज चाहिए, बोलता है 3 दिन बाद आएगा। अमेजोन में हम लोग असल डिलीवरी टाइम देते हैं, 7 दिन की डिलीवरी, बोलता है हम लोग ऑर्डर कैंसिल करके नया फ्लिपकार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब तुम और हम लोग लेमैन कंज्यूमर्स, जिनका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है 7 दिन बाद आएगा, क्या है 7 दिन बाद आएगा, फ्लिपकार्ट देता है। देख 4 दिन में आ रहा है ना, क्या है तो 7 दिन में आएगा, चल हट, फ्लिपकार्ट से मंगाया जाए। तो तुम्हारे जैसा कंज्यूमर और मेरे से एक आम कंज्यूमर जिसको टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सोचता है जल्दी आए तो अच्छा है ना। तो वहां पे 3 दिन में तो इंडस्ट्रियल आइटम आएगा, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। लेकिन ये है, अब ट्रेडिशन ये है, 3 दिन के बिना माल थोड़ी आएगा। इन सारी समस्याओं को लेके ये एकदम जरूरी हो जाता है, इन सब को हटाओ और एक लॉ लाओ जिसका नाम हो जीएसटी। एक टैक्स लो बस। एक टैक्स लेने से सबसे बड़ा फायदा, ज्यादा ले लो ना, ये में से 12 लेता है, ये में से 14 लेता है,
ये में से 2% लेता है, ये में से 15% लेता है। तो यार इतना टैक्स आप लोग तोड़ तोड़ के लेते हो, एक साथ ले लो ना। तो जीएसटी 28% टैक्स आया तो पब्लिक कैसे बाउंस किया? 28% टैक्स, 28% टैक्स। अरे तो भाई तुम पहले भी तो देता था, 12 यहाँ पे देता, 14 यहाँ देता, 26 तो ऐसे ही हो रहा है। क्या नहीं देता था? पहले भी तो तुम देता ही था। 28%। तो एनी हाउ आप जो लेना ले लो, एक साथ ले लो, काम खत्म करो। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को एक ही लॉ को जवाब देना है, एक ही लॉ से मेरे यहाँ ऑडिट आएगी, एक ही लॉ का मेरा असेसमेंट होगा, एक ही लॉ को मेरे को अपील में ले जाना रहेगा। कम से कम मेरा एक लॉ का मैनेजमेंट रहेगा, और सबसे बड़ी बात मेरे को सिर्फ एक लॉ समझना रहेगा। एक्साइज लॉ समझ लिया तो वैट नहीं आता, वैट भी सीएसटी समझ लिया तो इतना समझो। कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम, जीएसटी को तो लाना ही चाहिए था, ये बात समझ में आ गई। वाई जीएसटी? अब ये बात है कि सर जैसा आप हमें समझा रहे हो उस हिसाब से तो जीएसटी बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है। तो फिर एक बात बताइए कि ये इतना साल बाद क्यों आया? ये इतने सालों के बाद क्यों आया, जब ये इतना मैंडेटरी था जिस तरह से आपने अभी हमें प्रेजेंट किया? तो फिर ऑटो लेट कर लो। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारे अंबेडकर साहब ने बनाया। इंडिया का कोई भी टैक्स मन मर्जी से नहीं लिया जा सकता। ये सारे लॉ का गॉडफादर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज यदि हमारी मोदी गवर्नमेंट सोचे कि चलो और टैक्स लेते हैं, इसका नाम टैक्स गवर्नमेंट हो जानी चाहिए। इनका मन करे चलो और टैक्स लेते हैं, तो ये लोग ऐसा टैक्स बना देती है जिस घर में 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको तीसरे बच्चे पे ₹1,00,000 टैक्स देना पड़ेगा। अरे जब गुड्स के प्रोडक्शन पे ड्यूटी लग सकती है